जीत को टीवी यूट्यूब देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई एम थैंकफुल फॉर योर प्रीशियस टाइम्स एंड time you spend on writing precious comments. Thank you so very much. I'm making this video in Hindi today because there are so many recommendations that I should make the videos in Hindi or English, and my targeting audience are from the rural area, from the villages. They will not understand English, so I'm making this video in Hindi for my Hindi audience. तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अपने नज़दीक की बात करना चाहती हूँ। मैं आज आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, जिसमें मैंने कुछ पुराने जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो शायद लगातार मेरे वीडियोस देखते थे, तो उनके कमेंट्स मैंने पढ़े और उसके बाद में मुझे ये पता चला कि हम लोग कितने मतलब कि कितने नज़दीक थे। मतलब कि एक तो हमारी खुद की फैमिली होती है जिससे हम अपना ब्लड का रिलेशन शेयर करते हैं। एक फैमिली हम खुद बनाते हैं, जो मैं ये मानती हूँ कि मैंने अपनी एक यूट्यूब फैमिली बनाई है, जिसमें तकरीबन 99% लोग जो हैं वो मेरे थॉट्स को लाइक करने वाले हैं। 1% हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है जो हिंदी में मुझे सुनना चाहते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पंजाबी ऑडियंस भी मेरा ये वीडियो देखे, क्योंकि आज इसमें मैं वो बात करना चाहती हूँ जिसमें आपने ये सवाल पूछा है कि भैन जी मैं तुहाडे पुराने वीडियो देखे है, तुसी तां बड़ी चढ़दी कला च रहिंदे सी, हुण तुसी चेंज हो गए हो, तुहानूं की हो गया है। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਡੀਅנס ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਲੀਪਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੱਕ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ 25 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਟੂ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗੇਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਮ ਗਰੋਇੰਗ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਏਜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਓਕੇ, ਆਮ ਫਾਈਨ, ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ एक्सेप्टेंस कि जितना जैसे कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एक्सेप्टेंस का। एंड मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस बार जो मेरे पहले जो मेरे टारगेटिंग ऑडियंस थे वो स्टूडेंट्स थे, इमिग्रेशन के वीडियोस थे, एंड रिलेशनशिप गाइडेंस के जो स्टोरीज से जुड़े थे। एंड ये एक रिलीजियस टॉपिक ऐड करने के बाद में जो मैंने मिस्टर हरनेक सिंह के अटैक के बाद बनाया था, तो मैंने उसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया कि मैं उनके अटैक को क्यों इतना सीरियस ले रही हूँ। कुछ अब्यूज़िव वर्ड्स भी मेरे लिए यूज़ किए, बट मैं वो लोगों का कुछ नहीं कर सकती, उनकी मेंटालिटी को कुछ नहीं कर सकती। आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे जिन्होंने मतलब कुछ लोग मतलब जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। मैं आज उन सभी लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किसी को ज़िंदगी बख्श सकते हैं? क्या आप एक मरी हुई लाश को ज़िंदा कर सकते हैं? अगर आप किसी मरे हुए चीज़ को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो एक जिंदा जागती चलती फिरती बोलती हुई चीज़ को आप मार कैसे सकते हैं? क्योंकि मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं भी उसी धर्म में पैदा हुई हूँ जिस धर्म के लोग मारने में विश्वास करते हैं, पर मुझे एक फोबिया है, क्योंकि मैंने मौत को अपनी आँखों से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। एंड मेरी फैमिली भी उस टाइम नहीं थी, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मर के अपने बच्चों को
जो कि बहुत छोटे थे, और मेरे हस्बैंड को मैं ये एहसास नहीं करवाना चाहती थी कि मेरे जाने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम हो। मैं चाहती थी कि मेरी मौत के बाद भी वो वैसे ही ज़िंदगी जिए जैसे वो अब जीते हैं। और मैं बहुत वीक थी, बहुत इमोशनल थी, अपने बच्चों से, पति से बहुत ज़्यादा अटैच थी उस टाइम। और मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरा पति या तो काम करेगा या मेरी देखभाल करेगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल कम बैक टू माय पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ मी एंड फॉर द ट्रीटमेंट्स इन इंडिया। Then I moved to India for the treatments. I left my family in England and I came forward to fight with my cancer. देन देर वॉज बहुत कम चांसेस थे कि मैं उससे बचती। मेरे जो हॉस्पिटल था वो बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक था, जो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे वो बेस्ट डॉक्टर्स, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स में से बेस्ट डॉक्टर्स थे। बट मैं अकेली थी और मुझे उस टाइम मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर बाहर जो लोग काम करते हैं वो उनके लिए काम बहुत ज़रूरी होता है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड के काम में कोई रुकावट आए, क्योंकि उनका खुद का बिज़नेस है, वो बंद करके नहीं आ सकते थे, और मेरे बच्चों की स्टडी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मौत की वजह से या मेरी बीमारी की वजह से मेरे बच्चे या मेरा हस्बैंड या मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो। मैंने ये सोचा था कि अगर मेरी ज़िंदगी लिखी होगी तो मैं बच जाऊंगी और मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो कुछ भी मेरी बॉडी के साथ हो रहा है ये मेरी पर्सनल चीज़ है। और मैंने यहाँ तक कि अपने मदर से भी ये बात नहीं बताई थी कि मैं किस चीज़ की ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैं हॉस्पिटल जाती थी अपनी मेड के साथ और उसे भी नहीं पता होता था, बस वो मेरी कंडीशन देख के रोती थी और मेरे साथ देती थी। एंड मैंने उसे ये कहा था कि किसी से कुछ भी नहीं कहना। और वहाँ पे जब मैं जाती थी, जब एवरी टाइम मेरा कीमोथेरेपी होता था तो वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता था जिसमें लिखा होता था कि हु इज़ अटेंडिंग यू, हु इज़ योर अटेंडर। तो जब वो फॉर्म खाली होता था तो इंडिया में एक रिवाज है कि पूरे रिश्तेदार खानदान सारा जाता है बीमार आदमी के साथ। तो जब मैं अकेली ही अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए गई तो मुझे डॉक्टर ने, जब मैंने उसमें बोला माई सेल्फ, तो उसने कहा कि अगर आपको कुछ हो जाता है, तो मैं कहा कि मैंने खुद साइन किए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई विल पे द चार्जेस फॉर द एम्बुलेंस एंड द फ्यूनरल। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यू कैन डू द फॉर्मेलिटी विदाउट नोटिफाइंग एनी बॉडी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एंड माई डेथ। तो वो डॉक्टर के साथ जो मेरा कनेक्शन था वो एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन था, जो बेटी और बाप का होता है, जबकि वो एज में भी मुझसे छोटे थे। तो उन्होंने मुझे स्पेशल केयर किया। तो मैंने कहा कि देखो, अगर मेरी ज़िंदगी बचनी होगी तो मैं बच जाऊंगी, अदरवाइज़ मेरे साथ ही कुछ मिनिस्टर्स होते थे, उनकी फैमिली के, उनके गांव के 100 150 बंदे हॉस्पिटल के बाहर रोड पे बैठे होते थे, उनकी ट्रीटमेंट अंदर चलती थी। और मैंने देखा कि एक ट्रीटमेंट के लिए 70 80 90 लाख से भी ज़्यादा खर्चा होता था। जो टर्मिनेटेड स्टेज में या 4th स्टेज में चले जाते हैं कैंसर, वो लोग बचते भी नहीं हैं। तो उतनी फैमिली होने के बावजूद और उनकी उतनी बड़ी पैसे देने के बावजूद जब उनकी ज़िंदगियां नहीं बचती थी तो कई बार मैं डर जाती थी। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे वो वार्ड से निकाल के स्पेशल रूम में मेरी ट्रीटमेंट की कि मैं देख के डरूँ ना। और मैं पूरी बिल्कुल एकदम मेकअप करके, बिल्कुल जैसे मैं हमेशा रहती हूँ वैसे खुशी खुशी जाती थी, और ये सोचती थी कि शायद ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और मैं इसे आराम से जीऊँगी। और उस टाइम मैं बच गई, क्योंकि ना मेरे इन लॉज ने, ना मेरे हस्बैंड ने, ना मेरे बच्चों ने, किसी ने नहीं सोचा था कि मैं सर्वाइव कर जाऊँगी। तो मम्मी को मैंने बताया नहीं था, बस इतना ज़रूर उनको पता चला था कि तेरा कलर क्यों इतना काला हो गया, तेरे बाल कहाँ चले गए। तो आई स्टार्टेड वेयरिंग यू नो डुप्लीकेट हेयर्स एंड ऑल। तो उसके बाद में मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ जब मैं बच गई, एंड जब वो चीज़ ख़त्म हो गई एंड ट्रांसफ्यूज़न का सिस्टम ख़त्म हो गया, जब मेरी बॉडी खुद ब्लड बनाने लग गई, एवरीथिंग जब नॉर्मल स्टेज पे आ गया, तो उसके बाद जब मैं दोबारा अपनी इन लॉज फैमिली के, अपनी फैमिली के पास वापस गई, तो दे वर टोटली शॉक्ड कि ये कहाँ से वापस आ गई करके, क्योंकि वो जब मुझे देखने आए तो वो सोचते थे 2-3 महीने में ये फिनिश हो जाएगी। तो मैंने नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से लोगों को ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हुए, अपनी प्रॉपर्टियां बेचते हुए, अपना सब कुछ दाव पे लगाते हुए देखा है। और जब हम उसी चीज़ को 1 मिनट में तलवार से काट देते हैं या एक गोली से 1 मिनट में मार देते हैं, तो वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एंड मैंने उसी टाइम अपनी फैमिली लाइफ छोड़ दी थी और मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है, मैं इस ज़िंदगी में सर्विस करना चाहती हूँ। एंड जब कोविड हुआ
जब कोविड के दौरान हम लोग दुबई में थे एंड मैं इंडिया वापस आई एंड मेरे हस्बैंड इंग्लैंड वापस गए, तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद उनको, मेरी पूरी फैमिली को, मेरा सन मास्टर्स कर रहा था एंड उसकी फ्रेंड जर्मन लड़की है, वो जर्मन लड़की को कोविड हुआ, उससे मेरे बेटे को हुआ और उससे मेरे हस्बैंड को हुआ, और मार्च का महीना था। एंड जब मैं उनको देखती थी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी एडमिट करने के लिए, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, वो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे, एम्बुलेंस उनको खुद देखने के लिए आती थी। तो वो सिचुएशन की, उस टाइम की जो न्यूज़ है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2 महीने उनको तड़पते हुए, उनका सांस नहीं निकलता था। तो उनको देख के मैं सिर्फ रोती थी एंड मैं इतनी बेबस थी कि मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि फ़्लाइट्स भी बंद थे, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे एंड वो लोग इंग्लैंड में थे और मैं इंडिया में थी। तो एक बहुत ही बड़ी वो जो बात होती है ना, ये जो फीलिंग है जो मैंने ली है, वो फीलिंग ऐसे ही मेरे को एक ही बात समझ में आती थी, जब मेरी बेटे ने मुझे एक बात कही थी कि अगर हमने बचना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बोलती थी कि मेरा एक ही बेटा है, उसकी गर्लफ्रेंड को जब हुआ तो वो जर्मन की है, तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, फ़्लाइट्स भी बंद थे, वो जा नहीं सकी। तो शी वाज स्टेइंग विद माय हस्बैंड इन माय हाउस ओनली। तो उस टाइम मैंने उनको फ़ील किया, वो लड़की इतनी ज़्यादा अटैच थी मेरे बेटे के साथ, अटैच है कि उसका हमेशा हाथ पकड़ के रखती थी, मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ के रखती थी। तो मेरे दिल में भी एक आया कि ये भगवान का दिया हुआ जो रिश्ता है, हम इसे ख़राब नहीं करेंगे। तो जो भी होता है मंजूर है। मैंने उन तीनों को तड़पते हुए कोविड से देखा, लड़ते हुए, उनको रिकवर होने के लिए 3 महीने लगे, क्योंकि वो लोग बच्चे थे और वो एक्सरसाइज जिमिंग वगैरह करते थे, उनकी इम्यूनिटी थी, तो वो 3 मंथ्स में रिकवर हो गए। एंड उसके बाद स्टीमिंग करते टाइम बॉइल्ड वाटर मेरे बेटे के लेग्स पे गिर गया, वो पूरा उसके लेग्स भी जल गए और डॉक्टर्स फिर भी देखने के लिए नहीं थे, क्योंकि जगह नहीं थी, उनको हॉस्पिटल्स में जाना अलाउड नहीं था। तो ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी ज़िंदगी पे। मेरे फादर की जब डेथ हुई तो सिर्फ 2 मिनट का गैप था। मेरे फादर ने मुझे बुलाया, मैं गेट पे थी और वो अंदर थे। तो जब तक मैं गेट से अंदर गई तो मुझे 2 मिनट का टाइम लगा और मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी मेरे पहुंचने के 2 मिनट पहले। तो ये सारी चीज़ों का देखो, ज़िंदगी में जिन लोगों ने अपने नज़दीक के लोगों को बहुत वर्स्ट कंडीशन में देखा होता है, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो ज़िंदगियां हैं ये बहुत कीमती हैं, चाहे कोई लेबर है, चाहे कोई फादर है, चाहे कोई कुछ भी है। हमारे घर के खुद की फैमिलीज़ में हमारे बच्चे जब हमसे अलग सोच रखते हैं, जनरेशन गैप है, तो क्या हम उन्हें मार देते हैं? क्या हम उन्हें धक्के मार के घर से निकाल देते हैं? तो ऐसे ही हमारी कॉलोनीज़ में, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे देश में अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं। तो क्या अगर हमारे से उनकी सोच नहीं मिलती तो क्या हम उन्हें मार देंगे? बैठ के अगर सहमति नहीं होती तो हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। उस सोच को लेके हम उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि हम ज़िंदगी दे नहीं सकते। तो हमें वो एक्सट्रीमिस्ट बनने का भी क्या हक है जो आज से 500 साल पहले या 600 साल पहले जो हमारे साथ हुआ, हम आज भी अगर ये सोचते रहेंगे कि आज भी हमारे साथ यही हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। मैं इस बात में ये भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल बुज़दिल बन जाओ, आप कुछ करना छोड़ दो, आप अपने हक की लड़ाई लड़ना बंद कर दो। मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको कुछ भी एक्शन करने से पहले उसमें आपके ब्रेन का, आपके थॉट्स का और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर करना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। क्योंकि मैंने भी सोचा था कि मैं मर जाऊंगी, पर मैं मरी नहीं। एंड दूसरी एक चीज़ और है कि जिस टाइम मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने कैंसर से, मेरी ज़िंदगी का एक, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में चल रहा था एंड इट वाज इन द सेंटर ऑफ 70% ऑलरेडी इट वाज गिवन। एंड वो सब कुछ मेरे नाम पे था एंड मैं लुक आफ्टर कर रही थी, तो वो भी डूबता हुआ नज़र आता था। बट आई सर्वाइव्ड, आई केम आउट ऑफ दैट एंड एवरीथिंग। स्टिल आई हैव, I'm fighting with so many things and still I'm doing so many things. That's why I'm sharing my thoughts with you all, because you people are very close to me. When I was fighting and when I was recovering, then I opened this channel to discuss, to talk with many people, to share my thoughts and my opinions. तो आप लोग मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत अपने हो। मेरे को किसी एक आदमी से वो नहीं होता, मेरे को सभी से होता है। आप और दूसरी जो बात गुरुद्वारे की बात है कि कोई ड्रेस पहनकर
आप किसी की रिलीजियस फीलिंग को, किसी के धर्म को जज नहीं कर सकते। ये बात भी मैंने देखी है। जब मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरुद्वारे में सेवा करते थे, इंडिया में गुरुद्वारा है, बचपन से मतलब जहाँ पे हमारी शादी हुई थी वहाँ, जहाँ पे हम बड़े हुए थे वो जगह, और जो साउथ इंडिया है वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है सिखों की, एंड टेक केयर करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरे करने के लिए, मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी की सबसे टॉप ब्रेन है ये भगवान ने दिया है, और हमारे लिए भगवान गुरु ग्रंथ साहब जी थे और वो गुरुद्वारे में थे। तो एक बचपन से ही, मतलब मेरे फादर तो आर्मी में थे तो उतने ज़्यादा वो इमोशनल नहीं थे, बट मेरी इन लॉज फैमिली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टुवर्ड्स रिलीजन थी, तो उस चीज़ से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। एंड मैंने सचमुच में, मैं भी एक बहुत मतलबी इंसान थी, मैं भी गुरुद्वारे में जाती थी अपनी बातें करने के लिए, क्योंकि वो भगवान, वो जो रिश्ता था मेरा उनके साथ बहुत क्लोज था। मेरा सब कुछ, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर की है वो गुरुद्वारे में बैठ के, अकेली वो भगवान से बातें की है मैंने, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत क्लोज थी। तो वहाँ पे जो भी गलत हुआ, मैंने उस चीज़ को आवाज़ बन के उठाया कि गलत हो रहा है। यहाँ पे सुबह जब मुझे ये पता चला कि वहाँ पे प्रकाश भी नहीं होता गुरुद्वारे में और 2 ग्रंथी हैं, तो मेरे को बुरा लगा वो बात। तो मैंने उस चीज़ के लिए सुबह 4 बजे उठ के जाना शुरू किया कि यहाँ प्रकाश होना ज़रूरी है। तो जो भी मैंने किया, मैं यहाँ पे किसी को बदनाम करने के लिए और उसके लिए नहीं कर रही, मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ कि वही लोग बाद में आपको बदनाम करते हैं जो गलत होते हैं। मैंने हरनेक सिंह के लिए बोला कि उस पे अटैक होना गलत था, क्योंकि उसमें जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, 5 लोग जो पकड़े जा चुके हैं, वो उनका क्या फ्यूचर होगा। आप लोगों के पास बहुत पैसा है, पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करके बेस्ट लॉयर भी आप खरीद लेंगे, पर उनके अंदर के जो स्टैम्प है और उनके अंदर का जो गिल्ट है वो आप कैसे कम करेंगे कि अब वो उनकी ज़िंदगी में कि आप उन्हें एक योद्धा बना के खड़ा कर देंगे। उन्होंने बहुत महान काम किया। तो मैं ये बात के लिए अपसेट होती हूँ, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल है। बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक एक्शन, 1 सेकंड का टाइम लगता है। आपके कैरेक्टर को सही होने में और गलत होने में सिर्फ 1 स्टेप का फ़र्क होता है। हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है आज, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमी है ज़िंदगी में। जब हम किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को अपने दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसका जो है वो कोई हमें बुरा फीलिंग नहीं देता। एक बंदे का, एक कंट्री का, एक नेशन का अलग-अलग, हम अलग-अलग देशों में घूमने जाते हैं, हम देखते हैं चाइना में अलग टाइप के लोग हैं, वहाँ पे अलग टाइप की गवर्नमेंट है, दुबई में अलग टाइप की गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग अलग दिखते हैं, थाईलैंड में अलग लोग दिखते हैं, इंग्लैंड में अलग दिखते हैं, अमेरिकन्स अलग दिखते हैं, कैनेडियन अलग दिखते हैं, हम उन्हें उनके फेसेस से पहचान सकते हैं, इंडियंस अलग दिखते हैं, बांग्लादेशी अलग दिखते हैं, पाकिस्तानी अलग दिखते हैं, तो सब लोग अलग-अलग दिखते हैं और अलग-अलग सोच रखते हैं। हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हमसे अलग या जुदा सोच रखता है तो हम उसे ख़त्म कर दें, क्योंकि ख़त्म उसको कर सकते हैं जिसे हम बनाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को बर्बाद कर सकते हैं? क्या हमारे बच्चे गलती करके आए, कोई किसी कुछ भी करके आए, तो क्या हम उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करते? जब हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, तो हम एक थर्ड आदमी जिसकी खुद की एक फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, ठीक है, उसकी बातें हमें समझ नहीं आ रही, उसकी बातें बहुत गलत हैं, अलग लग रही हैं, हमारे खिलाफ हैं, हम जो सिस्टम में जी रहे हैं उसके अपोजिट है, हम उसे बाइकआउट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बाइकआउट किया हुआ था। उसके बाद किसी की ज़िंदगी लेने का हक नहीं होना चाहिए। मेरी पूरी और पूरी ज़िंदगी नॉन वायलेंस पे है, मैं वायलेंस के अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने सब्र किया, और मैंने एक चीज़ हमेशा, जो बोलते हैं ना भगवान हमारे अंदर होता है, मैं उसे गुरुद्वारे में ढूंढती थी, पर वो अंदर ही था, क्योंकि मैं खुद से ही बातें करती थी, खुद से ही प्रे करती थी, तो वो जस्टिस कहीं ना कहीं मुझे मिला है। ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ एक बहुत स्मूथ लाइफ होती है, सबको सब कुछ मिल जाता है, ऐसी चीज़ नहीं होती। पर जब हम ऐसे ऑफेंसिव अटैक करते हैं तो इस चीज़ से सामने वाले की एक ऐसी प्रवृत्ति का पता चलता है कि तुम किसी को रोक रहे हो, कि समथिंग रॉन्ग, समथिंग फिशिंग, समथिंग इज बैड विद यू, दैट्स व्हाई यू आर स्टॉपिंग somebody to say something. You can boycott always. If you don't like, you should not listen, you should not
go to that radio station, but don't do anything harm to anybody. जब हम सभी लोग ऐसा ही सोचना शुरू कर देंगे तो एक इतना खूबसूरत प्यारा सा समाज बनेगा जो हम सब लोग जीना चाहते हैं। हम सब लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता। मेरे हस्बैंड के पास अभी भी टाइम नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक दिन भी फ्रीली जी सके। ही सो इंगेज इन हिज वर्क। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर की लाइफ, आपको पता है कि आप सिर्फ काम में बिजी होते हैं क्योंकि वहाँ का लाइफ ही वैसा है। तो फिर आप ऐसे सब खड़ूस चीज़ों में अपने आप को क्यों रखना चाहते हैं? हम आपस में प्यार से भी तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारी सहमति भी तो हो सकती है और सहमति के लिए डिस्कशंस ज़रूरी होती हैं क्योंकि बातों से बातें बहुत चुभती हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कलम से लिखा हुआ फैसला और मुंह से बोले हुए वर्ड्स इंसान कभी नहीं भूल सकता, चाहे आपके पास कितनी भी पोजीशंस आ जाएं। हमें भी उस चीज़ का ग्रज रहता है, बट वो ग्रज के साथ क्या इतना भार उठा के हम सारी ज़िंदगी काट सकते हैं, इतना बोझ अपने कंधों पे लेके? और मुझे ये पर्सनल फीलिंग होती है कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, जो अकाल पुरख है, जिन्हें गुरु नानक देव जी ने डिस्क्राइब किया, जब उनका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, वो जन्म और मौत से अलग हैं, दूर हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो किसी से डरते नहीं, उनका कोई आकार शेप ही नहीं, वो यूनिवर्स को का क्रिएटर है। तो कोई कुछ कुछ भी उनके लिए बोलेगा, अगर हम वो ऐसे एक एक पावर को सिमट के एक मुट्ठी में बंद करके रखेंगे कि यही वो पावर है। ये भी हो सकता है कि हमारे थॉट्स भी बदलते हैं। हम ये कोई साइंस का लॉ तो नहीं कि जो चेंज नहीं हो सकता। जिस जिस राइटर ने जो अपने थॉट्स लिखे हैं वो उस हिसाब से लिखे होंगे। हो भी सकता है कि दूसरों को उनके थॉट्स पसंद ना आए। बस इतनी सी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं हम करना चाहते और हम दंगल करना चाहते हैं। और वही दंगल से मुझे नफ़रत है, वही दंगल के मैं खिलाफ़ हूँ, वही दंगल के लिए मैं चैलेंज भी करती हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी प्यार से, शांति से जीने के लिए भी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हम सब लोगों को ऐसा सुकून चाहिए, एक ऐसी शांति चाहिए जहाँ पे खुशी हो, जहाँ पे हम बैठ के सुकून की बात कर सकें, जहाँ पे हम अपना वो समय बिता सकें जो हमें रिलैक्सेशन दे, जो लाखों करोड़ों रुपयों को देकर भी नहीं मिलता। ऐसी ज़िंदगी की तलाश वो सभी लोग करते हैं जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आप को कामयाब करने की। बिल गेट भी, मार्क जुकरबर्ग भी एक रिलैक्सिंग टाइम ढूंढते हैं। तो क्या नॉर्मल आदमी को वो टाइम की हकदार नहीं होते? सभी लोग होते हैं ना। तो पहले ही जब पता है कि न्यूक्लियर पावर है, दुनिया के बहुत सारे देशों में न्यूक्लियर पावर है, सिर्फ एक ही देश अगर गर्ज में आके वो यूज़ कर ले तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ उसी डर से वो पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे कि दुनिया को ख़त्म करना मकसद नहीं, मकसद जीना है, मकसद प्यार है, मकसद शांति है, मकसद आपसी एकता है। क्योंकि पता नहीं वो दिन कब आएगा, कब ग्रज होगी गवर्नमेंट्स को, कब ईगो की प्रॉब्लम होगी और कब वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने लगेंगे और कब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और मौत तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, उससे डर के हम भाग नहीं सकते, पर उसको डराना भी तो गलत है। हर टाइम आपके सामने, हर टाइम अगर आपको कोई गालियाँ देता रहेगा, हर टाइम आपको कोई टॉर्चर करता रहेगा, मतलब कि आप उसे अपने ढंग से रोकने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी गुस्से में आके और प्रोवोक करेगा। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडेज लाइफ। We have to accept the things as it is. Like I have accepted the things as it is. You have screamed on me, you have abused me. I said it's okay. हाँ, मैंने वीडियोस बनाए ये दिखाने के लिए कि आपको फील हो कि कैसा फील होता है जब आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं। वो इंसान जो कभी आपस में मिले ही नहीं, आप उन दोनों को भी मिला देते हैं। प्यार तो मैं गुरु गोबिंद सिंह को भी बहुत करती हूँ, गुरु नानक देव जी को भी बहुत करती हूँ, गुरु अर्जन देव जी को भी बहुत करती हूँ। साइको हूँ मैं उनके लिए। तो क्या मेरा उनके साथ कुछ गलत रिश्ता है? भाई पिंदरपाल की कथा सुनती हूँ, उससे पहले मस्कीन के सारे सुने हैं। क्या मैं उनके साथ गलत थी? भाई गंभीर सिंह जी ਦੀਆਂ मैं सुन ਦੀਆਂ कि मैं ਉਹਨਾਂ गलत हाँ। इदां दे ਲੱਖਾਂ ऐसे लाखों लोगों से मैंने बातें की हैं, हज़ारों लोगों से मैं मिली हूँ। तो क्या मैं उन सब के साथ गलत हूँ? तो यहाँ पे ज़रूरत है आपकी सोच को अपग्रेड करने की, सिर्फ़ और सिर्फ अपग्रेड करने की, ताकि आप भी अच्छा सोचें, आप भी सुकून से जिएं। कितना अच्छा लगता है जब सब लोग खुश होते हैं,
कितना बुरा लगता है जब आप किसी को हर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम जो किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को हर्ट भी करें। मुझे अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ें मेरे सिद्धांत से बाहर हैं, क्योंकि जितनी ज़िंदगी है मैं सुकून से जीना चाहती हूँ, और वही सुकून, वही खुशी, वही प्यार मैं बांटना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पैदा करने वाली एक ही माँ है और एक ही फादर है, और बायोलॉजिकल मेरे ब्रदर्स हैं और मेरी अपनी फैमिली है। उसके अलावा जो मैं बनाऊँगी वो मेरे खुद के रिश्ते होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि गलत रिश्ते ही बनते हैं। प्यारे, सुकून से भरे हुए रिश्ते भी होते हैं, सिर्फ़ उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। हम अगर चीज़ों को इस्तेमाल करें और लोगों से प्यार करें तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। पर हमने चीज़ों के लिए, साधनों के लिए लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। बस गलती यहीं पे हुई है। मरना तो सबको एक दिन है, फिर हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले? क्या कल आपके दिल में जब ये बात आएगी, क्या आप आंसर दे सकेंगे अपने आप को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम इंसान हैं। बकरा काटने वाला कसाई भी माफ़ी मांगता है भगवान से, चाहे वो उसकी रोजी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया को और कसाईयों की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।